दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्कूल यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग झारखंड के जो प्राचीन काल है इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि प्राचीन काल में झारखंड की जो स्थिति थी वो क्या थी। और प्राचीन काल जो जानते हैं कि झारखंड का जो प्राचीन इतिहास है वो उतना ज़्यादा मतलब आप कह सकते हैं कि उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है, जिस वजह से प्राचीन इतिहास काफ़ी छोटा नज़र आता है झारखंड का। वही मध्यकाल जो है वो थोड़ा सा बड़ा नज़र आता है, जबकि सबसे बड़ा पार्ट अगर झारखंड में इतिहास को देखें तो वो आधुनिक भारत को माना जाता है। तो हमने पहले आधुनिक झारखंड को डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने मध्यकालीन को डिस्कस नहीं किया था और प्राचीन को भी डिस्कस नहीं किया था। तो कुछ वीडियोज़ के माध्यम से हम लोग प्राचीन काल में झारखंड की स्थिति देखेंगे और साथ में मध्यकाल में भी झारखंड की स्थिति देखेंगे। देखिए, जो जितने भी बुक्स अभी झारखंड में अवेलेबल हैं वहाँ पर आपको काफ़ी कन्फ्यूजन देखने को मिलता है, या फिर ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद नहीं होते हैं। तो उनको कैसे याद करना है, इसके लिए आप जानते हैं कि मेरा यही तरीका रहा है कि मैं मैप का यूज़ करता हूँ और मैप के थ्रू आपको समझाता हूँ। और इसको नेशनल से हम लोग लिंक करने का प्रयास करते हैं कि कैसे ये चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो इतिहास होगा उसी इतिहास से झारखंड का भी इतिहास कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। तो इस वजह से अगर दोनों को लिंक करके हम लोग पढ़ते चले जाते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को भी अगर आपको पसंद आ जाएगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि झारखंड का कंप्लीट जीके आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिले। ठीक है, तो अभी आप जानते हैं कि जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, जितने भी मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं उसी वीडियोज़ के लिए अगर आप पैसे देंगे तो आपको 1500 2000 इस तरह से अलग अलग कोचिंग्स के अलग अलग कोर्सेज हैं। और पढ़ाते कुछ भी अलग नहीं है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं या आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। हो सकता है 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को नहीं मिलेगा। तो इधर उधर भटकने से बेहतर है कि आप एक जगह पर स्टिक रहें और इस चीज़ को फॉलो करते रहें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो प्राचीन काल में जब झारखंड की हम लोग बात स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आता है कि झारखंड का जो नामकरण के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कई नामकरण इसके मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रंथों के हिसाब से या अलग अलग कालों में इसका जो नामकरण है वो अलग हो जाता है। तो थोड़ा सा ऐतिहासिक परिचय की हम लोग यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए, झारखंड कहा जाता है कि 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है झार और दूसरा होता है खंड। ठीक है, इस चीज़ को लिखने में काफ़ी टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ठीक है, तो इससे आपको जल्दी से जल्दी इस चीज़ को समझ में आ भी जाएगा और समझाने में भी आसानी होगी। तो झार और खंड से मिलकर बना है, नाम क्लियर है। और झार का मतलब या झाड़ का मतलब वन होता है और खंड का मतलब प्रदेश, यानी इसी वजह से वन प्रदेश भी इसको कहा जा सकता है। और देखिए, एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले झारखंड का जो साहित्यिक उल्लेख है वो कहाँ मिलता है, तो वो आपको मिलेगा ऐतरेय ब्राह्मण में, जो कि पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। तो सबसे पहला जो साहित्यिक उल्लेख है वो आपको ऐतरेय ब्राह्मण में मिल रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा आपसे कि सबसे पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कि 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है उसमें मिलेगा, जो कि शेरशाह सूरी से संबंधित माना जाता है। तो इससे झारखंड का जो वास्तविक जो अभी आप देख रहे हैं जो झारखंड नाम है वो झारखंड नाम ये 13वीं सदी के ताम्रपत्र से ही मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे चूंकि स्टार्टिंग से ही जनजातियों की संख्या अधिक रही है, इसलिए इसको कर्क खंड भी कह दिया गया। ठीक है, कर्क खंड भी कह दिया गया, तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अब देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण की हमने पहले ही बात कर ली थी कि पहला जो साहित्यिक उल्लेख है वो यही है और इसमें पुंड या पुंड्र के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में जब हम लोग आएंगे तो किकटा नाम देशो अनार्थ के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, किकटा नाम देशो अनार्थ, ऋग्वेद में ये नाम रखा गया। अथर्ववेद में आएंगे तो ये व्रात्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में व्रात्य के नाम से जाना जाता है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग 2 चीज़ को देखेंगे कि यहाँ वायु पुराण है और यहाँ पे समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी बात की गई है। और वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, जबकि प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है। तो देखिए, वायु अगर पुराण की बात करें तो आपको पता होगा कि वायु पुराण किससे संबंधित था, तो गुप्त शासकों से ही संबंधित था। और समुद्रगुप्त कौन था, तो एक गुप्त शासक ही था। तो ये मुरंड और मुरुंड दोनों लगभग एक ही है। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, इन दोनों में लगभग एक ही चीज़ कहा गया है, यानी मुरुंड या मुरंड ही कहा गया है। ठीक है, उसी तरह से अब आगे आएंगे, जब विष्णु पुराण की बात करेंगे तो यहाँ पे मुंड आ जाएगा। ठीक है, तो विष्णु पुराण में क्या आ जाएगा, मुंड आ जाएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा। टॉलमी की पुस्तक में इसको मुंडल कहा गया है। ठीक है, टॉलमी की पुस्तक में इसको क्या कहा गया, मुंडल कहा गया है। देखिए, इसको याद करने का ये तरीका है कि टॉलमी के बीच में आपको ल दिख रहा है और यहाँ भी ल दिख रहा है,
ठीक है। और कहीं पे अभी आपको ल नहीं दिखेगा, यहीं पर आपको दिखेगा। तो ये मुंडल और टॉलमी, इसमें ल को मैच करके आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग महाभारत की बात करें कि महाभारत का जो दिग्विजय पर्व है इसमें क्या कहा गया, तो इसमें पुंडरिक कहा गया। अब सवाल है कि इसको कैसे याद रखें, तो ये पुंडरिक को आप लोग पांडव से रिलेट करके याद कर सकते हैं, क्योंकि महाभारत में पांडवों की कहानी है, तो पांडव से आप पुंडरिक इसको रिलेट कर सकते हैं। इसके अलावा महाभारत में पशु भूमि भी इसको कहा गया है, क्योंकि ये जंगली इलाका था, तो यहाँ पे पशुओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी, या फिर जो जनजातीय लोग ज़्यादा रहते थे इस क्षेत्र में, तो वो लोग पशुओं पर ही डिपेंडेंट थे। तो इस वजह से महाभारत में आप देखेंगे इस क्षेत्र को पशु भूमि भी कहा गया है। और आप पढ़े भी होंगे कि आगे चल के जो मौर्य पीरियड आता है, मौर्यन टाइम्स आता है, उसमें हाथियों को यहाँ से मंगाया जाता था। हाथियों के लिए ये क्षेत्र काफ़ी फेमस था और हाथियों को मंगाकर युद्ध में उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है हमारे पास कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है कुक्कुट या फिर कुक्कुट देश। ठीक है, तो याद रखिएगा कुक्कुट या कुक्कुट देश जो है ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में दिखाई देता है। इसके अलावा पूर्व मध्यकालीन जब संस्कृत इतिहास आएंगे तो यहाँ पे कलिंद देश के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है, पूर्व मध्यकाल में जब आते हैं तो कलिंद देश के नाम से जाना जाता है, और ये संस्कृत इतिहास में। ठीक है, आईने अकबरी इसको कोकरा या फिर खंकरा बोलेगा। ठीक है, कोकरा या खुखरा ये बात एक ही है। उसी तरह से मुगल काल में भी खुखरा या कुकरा कहा जाएगा। तो आप जानते हैं दोनों ग्रंथ, आईने अकबरी हो या मुगल काल हो, तो ये दोनों लगभग क्या समकालीन ही है, क्योंकि अकबर के समय में ही लिखी गई है। तो इसी वजह से इसको कुकरा या खुखरा या फिर कोकरा या खंकरा कहें तो बात लगभग सेम ही हो जाता है। फाहियान ने इसको क्या कहा है, तो फाहियान ने इसको कुकुट लाड कहा है। तो इसको भी याद रखिएगा कि फाहियान इसको कुकुट लाड कहता है, जबकि वेनसोंग जो है इसको किलो ना सू कालाना या फिर सुकर्ण सुवर्ण ये कहता है। ठीक है, किलो नासू कलाना या फिर कर्ण सुवर्ण कहता है। और फिर वही तुजू के जहांगीरी में आएंगे तो इसको खोखरा कहता है। तो मुगल काल में अगर आप देखेंगे तो वही कोकरा या खोखरा कहा गया लगभग, उसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से लिख दिया है, लेकिन बात लगभग एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि तुजू के जहांगीरी हो, मुगल काल हो या फिर आईने अकबरी हो, लगभग कोकरा और खोखरा की ही बात इसमें हुई है। ठीक है, फाहियान इसको कुकुट लाड कहता है, वही वेनसोंग इसको किलो नासू कलाना या फिर कर्ण सुवर्ण कहता है। अब आ जाते हैं कि झारखंड जो नाम है ये कहाँ पर मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि झारखंड राज्य 13वीं सदी का जो ताम्रपत्र है, जो कि शेरशाह सूरी से संबंधित माना जाता है। इसके अलावा जो तारीख फिरोज शाही है, एक पुस्तक है, आप जानते हैं फिरोज शाह के ऊपर। तारीख बंगला है, सियार उल मुतखरीन है, कबीर के दोहे हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है, अकबरनामा है, नरसिंह देव द्वितीय का जो ताम्रपत्र है, इन सारे पुरातात्विक उल्लेखों में झारखंड नाम से ही वर्णन किया गया। तो ध्यान रखिएगा कि झारखंड नाम से वर्णन जो मिलता है वो काफ़ी जगहों पर मिलता है। 13वीं सदी के ताम्रपत्र में, तारीख फिरोज शाही, तारीख बांग्ला, सियारुल मुतखरीन, कबीर के दोहे, मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत, अकबरनामा, नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र जैसे पुरातात्विक उल्लेख जितने भी है वहाँ पर मिलता है। और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो ईस्ट इंडिया कंपनी इसको क्या कहती है, तो छोटा नागपुर के नाम से जानती है। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी छोटा नागपुर के नाम से इसको संबोधित करती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमने क्या किया कि जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं उसको हमने देखा। अब हम लोग चलेंगे आगे। अब आगे आइएगा तो थोड़ा सा झारखंड के मैप के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारा झारखंड है, ठीक है, और ये है बिहार। अब चूंकि दोनों एक दूसरे से कट के ही बना है तो इस वजह से दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर इस क्षेत्र में जानते हैं आप कि यहाँ पे क्या था, मगध था। ठीक है, तो मगध साम्राज्य का विस्तार इन पूरे क्षेत्रों में था। ठीक है, तो इसी वजह से बिहार की जो राजनीति रही है प्राचीन काल की, वो कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति से संबंधित दिखाई देगी, या फिर जो उड़ीसा की राजनीति होगी वो कहीं ना कहीं झारखंड से संबंधित आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। अब हम लोग चलें आगे। तो ये हमारा झारखंड का मैप हो गया। और झारखंड के मैप में अगर बात करें तो देखिए इस एरिया को छोटा नागपुर कहा जाता है। आप जानते हैं कि ये जो एरिया है आपका, ये छोटा नागपुर का एरिया है, जबकि ये जो एरिया है वो है संथाल परगना का एरिया। ठीक है, देवघर जामताड़ा तक। ठीक है, तो इसको हम लोग संथाल परगना का एरिया मानते हैं और ये हमारा छोटा नागपुर का एरिया हो जाता है। तो प्राचीन काल में जो गुप्त वंश है या गौड़ शासक शशांक है वो झारखंड क्षेत्र में सर्वाधिक समय तक शासन करते हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल में देखिए बंगाल का एक था गौड़ जिसका शशांक शासक हुआ करता था, गौड़ वंश का। ठीक है, शशांक शासक हुआ करता था। तो ये झारखंड पर काफ़ी लंबे समय तक शासन करता है। इसके अलावा जो गुप्त थे इस क्षेत्र में, तो गुप्तों ने भी इस क्षेत्र में
काफ़ी लंबे समय तक शासन किया है। तो गुप्त हो गया, और वेस्ट बंगाल की तरफ से गौड़ हो गए, जिन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी समय तक शासन किया है। और बाद में भी मध्यकाल में आप देखते हैं कि झारखंड में क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है। इसके अलावा वेनसोंग जो है, कहा जाता है कि वो राजमहल पहुंचा था, यानी राजमहल यहाँ पर है, तो यहाँ पे वेनसोंग आता है। और वेनसोंग जब इस क्षेत्र से गुजरता है, और यहीं पे कहा जाता है कि हर्षवर्धन से उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। और राजमहल के क्षेत्र के लिए ये एक वर्ड यूज करता है, और उसको कहता है राजमहल को की चिंग काइला, ठीक है। क्या कहता है, तो याद रखिएगा, की चिंग काइला। तो इस क्षेत्र को वो की चिंग काइला के नाम से संबोधित करता है। और इसके पहाड़ी क्षेत्र के लिए दामिने कोह शब्द का बाद में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये वाला जो क्षेत्र था उस समय में, इसी क्षेत्र को कहा जाता है दामिने कोह, ठीक है, दामिने कोह। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, कैप्टन एक टैनर है, ये सर्वेक्षण करता है, और यही दामिने कोह की स्थापना करता है 1832 के आसपास में। तो ये दामिने कोह की स्थापना करने वाला कौन है, तो ये टैनर है। ये बाद में कहा जाता है अंग्रेजों के समय में, तो टैनर इसको कहता है, ठीक है, 1832 में दामिने कोह। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा संथाल परगना क्षेत्र को प्राचीन काल में कहा जाता था नरीखंड, यानी ये जो क्षेत्र हम लोग देख रहे हैं संथाल परगना का, इसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, तो इसको नरीखंड के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और बाद में इसी को कांकजोल भी कहा गया, ठीक है, कांकजोल। तो ये भी याद रखिएगा कि नरीखंड और कांकजोल ये शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, तो ये इसी संथाल परगना के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना की गई बाद में 1833 में, और फिर विल्किंसन जो हैं वो यहाँ के हेड बन के आते हैं, और इन्होंने विल्किंसनगंज यानी किशनपुर के नाम से एक स्थान की स्थापना की, और वही बाद में रांची बन जाता है। तो याद रखिएगा कि रांची का जो नाम था वो किशनपुर हुआ करता था, ठीक है, किशनपुर या फिर विल्किंसनगंज। विल्किंसनगंज अंग्रेज़ों के समय की बात हो रही है। तो ये झारखंड की इस तरह से स्थिति रही है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा जनजातियों की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातियों का जब झारखंड में प्रवेश होता है, और वहाँ से फिर ये जनजातियाँ अपने हक के लिए लड़ाई लड़ती हैं, और झारखंड को आज आप देख रहे हैं जिस रूप में, वो उसी का परिणाम नज़र आता है। तो देखिए, यहाँ की जो सबसे प्राचीनतम अगर जनजाति की बात करें कि सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो आपको पता है कि असुर है। असुर को सबसे प्राचीन जनजाति माना जाता है, और ये एक आदिम जनजाति भी है। और इनका जो बसावट का क्षेत्र है वो रांची, लोहरदगा और गुमला वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यानी ये वाला जो बेल्ट देख रहे हैं, इसी बेल्ट में ये लोग निवास करते हैं, रांची, लोहरदगा और गुमला वाला। तो कहा जाता है कि सबसे पहले यही लोग आए थे यहाँ पर, झारखंड में बसते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि जो यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं, कैमूर की पहाड़ियों से कलर चेंज कर लेते हैं। तो कैमूर की पहाड़ियों से कुछ जनजातियों का झारखंड में प्रवेश होता है, और इन जनजातियों में कौन कौन है, तो याद रखिएगा, बिरजिया, बिरहोर, खड़िया, ठीक है। बिरजिया, बिरहोर और खड़िया जो हैं, ये कैमूर की पहाड़ियों से झारखंड में एंट्री करते हैं, ठीक है। तो ये दूसरी ऐसी जनजाति मानी जाती है जो कि इस क्षेत्र में आती है। इसके अलावा कोरवा भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, इसके बाद कहा जाता है कि जो मध्यकाल है उसमें मुंडा, उरांव और हो लोग आते हैं, ठीक है। तो जब मध्यकाल आता है, ये हमने प्राचीन को देखा, मध्यकाल में कौन कौन आता है, तो मुंडा आते हैं, उरांव आते हैं और हो आते हैं, ठीक है। और उरांव के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जो थे कोंकण तट से इस क्षेत्र में आए थे। कहाँ से आए थे, कोंकण तट के क्षेत्र से वो लोग झारखंड की तरफ में आए थे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मुंडा जब आते हैं तो ये लोग नागवंश की स्थापना करते हैं, ये भी जानते हैं आप। और उरांव झारखंड में राजमहल और पलामू नामक दो शाखाओं में उस समय में बसते हैं, ठीक है। राजमहल और पलामू, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे तक ये लोग इस तरह से बसते हैं आकर। उसके बाद सबसे नवीन जो है, जो नई जनजाति है जो झारखंड में प्रवेश करती है, उसमें चेरो है, खरवार है और संथाल है। तो कहा जाता है कि बाद में ये जनजातियां जो है झारखंड में आती हैं 1000 ईस्वी के आसपास तक, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, वैदिक साहित्य में भी कहा जाता है कि असुर जो शब्द है, इसका प्रयोग जो है ये वैदिक साहित्य में भी किया गया, ठीक है। वैदिक साहित्य में भी इसका यूज किया गया। और अगर आप ऋग्वेद में आएंगे, ऋग्वेद में, तो ऋग्वेद में असुरों के लिए क्या कहा गया,
तो जो असुर जनजाति रही है, असुर को कहा गया है लिंग पूजक। ठीक है, लिंग पूजक या फिर शीशनों का देव, मतलब लिंग पूजक या शीशनों का देव, ये कहा गया है किसको, असुर को, इसमें ऋग्वेद में। इसके अलावा जो फ्रांसिस बुकानन है, जो कि एक बड़े इतिहासकार है, बुकानन ने क्या किया था कि इन्होंने बनारस से लेकर जो बीरभूम तक का पठारी क्षेत्र है उसको झारखंड कहा था। मतलब बनारस कहाँ आएगा, तो ये देखिए हम लोग यूपी देख रहे हैं, तो यूपी में जो बनारस वाला एरिया है, यानी इस क्षेत्र की अगर बात आप करें तो यहाँ से लेकर इन्होंने पूरा बीरभूम कहाँ, पश्चिम बंगाल तक, इस क्षेत्र को यहाँ से अगर आप इस तरह से लाइन खींचें तो इसको उन्होंने झारखंड कहा था। किसने, बुकानन ने। ठीक है, बीरभूम टू बनारस। इसके अलावा महाभारत काल में ऐसा माना जाता है कि झारखंड बृहद्रथ वंशी सम्राट जो जरासंध थे उनके क्षेत्राधिकार में ये रहा था। हमने ऊपर में महाभारत की बात की थी, तो महाभारत काल में जरासंध के अंडर में था ये। बाकी हमने करखंड की बात कर ली, और कर्ण सुवर्ण के नाम से भी इसको जाना जाता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो हम लोग यहाँ से प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड की जो स्थिति है उसको देखेंगे। इस वीडियो में हमने बेसिक जानकारी की बात की कि झारखंड का जो ऐतिहासिक परिचय है वो क्या है, किस किस नाम से जाना जाता है, और जो जनजातियाँ हैं वो किस क्रम में झारखंड में प्रवेश करती हैं, और वो कहाँ से आती हैं और कब आती हैं, तो इसको हमने डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि इससे भी काफ़ी कुछ आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।